जय हिंद दोस्तों। आज हम 28 नवंबर 2024 विजनाइज न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। 27 नवंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर था बी। और जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया था, ये उसका आंसर है। पूरा का पूरा अपलोड है, हम उसको वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। आखिर में नहीं, इनफैक्ट बीच में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे ये दोनों के दोनों पीवाईक्यू है। और आज हमारा कोई भी मेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई भी लिंक डायरेक्टली हो नहीं रहा था, इसीलिए हमने आज स्किप किया है कोई पीवाईक्यू मेंस बेस्ड देना। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो भाई हमारी इंडियन केमिकल काउंसिल जो है, उसको रिसेंटली अवार्ड मिला है, हैग अवार्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स बॉडी। ओके, क्यों ये अवार्ड मिला है? क्योंकि हमने कॉम्प्लायंस अच्छा किया है केमिकल वेपन कन्वेंशन के साथ, ठीक है? तो देखो, इधर दो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो आईसीसी को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है? तो अवार्ड दिया है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने। और क्यों दिया है? क्योंकि हमारे कॉम्प्लायंस बहुत अच्छा था केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर। ओके भाई, सबसे पहले ये जो अवार्ड है वो किसकी बात करता है? तो ये अवार्ड बात करता है केमिकल वेपन कन्वेंशंस के गोल को मिटिगेट करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि ये कोई केमिकल इंडस्ट्रियल बॉडी को दिया गया हो। अब ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, उसको देख लेते हैं वो किसकी बात करता है। तो ये 1997 में 4 फोर्स हुआ था और इसके अंदर 193 स्टेट पार्टीज हैं। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है डेफिनेटली, तभी हमको अवार्ड मिला है। और ये एलिमिनेट करने की कोशिश करता है कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को by prohibiting its development, production, acquisition, stockpiling, retention and etc. ओके, इम्प्लीमेंटेशन की बॉडी कौन सी है? तो इसकी जिसने अवार्ड दिया है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका एम क्या है? तो डेफिनेटली वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको भी भाई नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है इन 2013। और भाई ये जो केमिकल वेपन की बात करें, उसके अंदर किसको ये इंक्लूड करता है? तो कोई भी ऐसा केमिकल जिसका यूज हो सकता है किसी की भी डेथ करने के लिए या किसी को हार्म करने के लिए। और इसके अंदर हम म्यूनिशंस को भी ले लेते हैं। कोई ऐसे म्यूनिशन जिसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल यूज होते हो, या फिर कोई ऐसे डिवाइस या फिर अदर इक्विपमेंट, ठीक है? इन शॉर्ट, जो भी केमिकल किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसको इसके अंदर हम रेगुलेट करते हैं, ठीक है? इंडिया के लिए इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है? तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि एस्टैब्लिश हमारी हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 के अंदर। ओके, डन है, नॉर्मल न्यूज़ है। और आईसीसी को भी हम देख लेते हैं, इंडियन केमिकल काउंसिल को। तो भई ये हमारी एपेक्स नेशनल लेवल की बॉडी है, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री की ब्रांच को रेगुलेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। और ये कब फॉर्म हुई थी? तो 1938 में फॉर्म हुई थी। अभी देखो, यहाँ पे आपको हल्की सी चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो अवार्ड मिला है उसका नाम क्या है? हैग अवार्ड नाम है, ठीक है? अभी इसी के नाम से 2-3 ऑलरेडी कन्वेंशन चल रहे हैं, तो उधर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इनडायरेक्टली पीवाईक्यू पूछ लिया है। शायद ना 2021 में पूछा था, अभी मुझे ईयर याद नहीं है, बट पूछा है। अभी देखो, जैसे ये हैग अवार्ड है ना, वैसे ही एक हमारा कन्वेंशन है, हैग कन्वेंशन 1899 और 1907। और वो किसकी बात करता है? तो वॉर रिलेटेड क्राइम्स की, और वॉर के टाइम के दौरान लॉज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी बात करता है। तो वॉर क्राइम्स और वॉर लॉज की बात करता है। ये हो गया एक हैग कन्वेंशन। एक और हैग कन्वेंशन है, हैग कन्वेंशन ऑफ 1945, जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और एक हमारा तीसरा कौन सा हो गया? तो हैग अवार्ड हो गया। तो यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में क्या पूछा था कि हैग कन्वेंशन 1999, सॉरी 1899, और वो बात करता है हमारे केमिकल वेपन को प्रोटेक्ट करने के लिए, केमिकल वेपन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो कौन बात करता है? हैग अवार्ड बात करता है। और इवन हैग अवार्ड भी नहीं, पर्टिकुलरली केमिकल वेपन कन्वेंशन बात करता है, जिसके अंदर हैग अवार्ड मिलता है। जबकि यहाँ पे कौन सा था? वॉर और वॉर लॉज की बात करती थी। तो पॉसिबल है कि पीवाईक्यू की थीम रिपीट होती है, तो इस बार हैग अवार्ड पूछ लिया जाए और फिर उधर हमें मैच द फॉलोइंग करना हो। तो याद रखिएगा, ठीक है? डिफरेंस है हैग अवार्ड में, हैग कन्वेंशन 1899 में और हैग कन्वेंशन 1945 में। ये दोनों तीनों अलग-अलग है। फिर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन के चलते हमारी जो अर्थ की एक्सिस है ना, वो टिल्ट होके 31.5 तक पहुँच जाएगी। अभी देखो, 31 तक फाइव पहुँचना मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए हमारी कितनी है? तो 23.5 है। मतलब 31.5 होती है तो पूरी दुनिया हमारी इधर से उधर हो जाएगी। पूरा क्लाइमेट, सीज़न सब कुछ बदल जाएगा हर जगह पे। अभी आप बोलोगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के थ्रू ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा क्यों होता है? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। समझ लीजिए,
आपको पता है वो हम रस्सी से टॉप घुमाते हैं, ऐसा कुछ आता है, ये टॉप ऐसा होता है ना, और यहाँ पे ऐसे, फिर ये रस्सी बाँधते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। अभी समझ लीजिए ये जो पूरा का पूरा टॉप एकदम तेज़ी से जो घूम रहा होता है, वही एक निप के थ्रू घूम रहा होता है। अभी इसके ऊपर मैं अचानक से इस बाजू एक वज़न रख दूँ या फिर एक बाजू हटा दूँ, एक बाजू इन शॉर्ट इंक्रीज़ कर दूँ, तो क्या होगा? ये पूरा लड़खड़ाने लगेगा, ठीक है? और गिर जाएगा। या फिर आप अपना भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप ये सतह है, ज़मीन है और उसमें ऐसे दोनों हाथ फैला के ऐसे आप घूम रहे हो, ठीक है? और अचानक से मैं आपके एक हाथ के ऊपर एकदम ज़्यादा वज़न रख दूँ, तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो आपकी टिल्ट हो इ इस बाजू होगा वो आप झुक जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, ठीक है? पॉसिबल है, राइट? तो वैसा ही कुछ हो रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के चलते। यहाँ पे एक्चुअली वज़न बढ़ नहीं रहा है बट घट रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि एक हाथ में वज़न रख दिया और दूसरे हाथ में खाली कर दिया। तो बस क्या हो रहा है जो अर्थ का टिल्ट है, उसमें से एक बाजू से हम इतना ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं कि जो पूरा अर्थ का वेट है ना, वही पूरा इधर-उधर हो जा रहा है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। हम स्टडी को देखें तो 1993 और 10 के दौरान अर्थ की जो रोटेशनल पोल है वो 80 सेंटीमीटर ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गई थी और जो उसका सी लेवल है वो भी 0.24 इंच राइज कर गया था। तो मतलब ऑलरेडी हम ये देख तो चुके ही हैं, ठीक है? कि इतना सारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से 80 सेंटीमीटर जितना ईस्टवर्ड हो गया था अर्थ की रोटेशन। तो अभी भी हम सेम लेवल पे अगर कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि और बिगड़ जाएगा, ओके? अभी देखो, ये ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके दूसरे क्या नुकसान हो सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है? और यहाँ पे नीचे पानी पड़ा हुआ है, ये। अभी इसको हम ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, तो हुआ क्या कि जो आजू-बाजू की जो ज़मीन होगी ना, यहाँ पे एकदम ही जगह बन जाएगी। मतलब ये जो गैप है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और हमारी जो लैंड है वो धीरे-धीरे सबसाइड करती जाएगी, धीरे-धीरे नीचे झुकती जाएगी क्योंकि नीचे जो पानी की जगह थी वो तो चली गई, अभी उधर कुछ भी नहीं है, खाली है वो एरिया। और वो एरिया खाली है तो क्या होगा जो आजू-बाजू की ज़मीन होगी वो इसके अंदर आएगी और हमारी जो लेयर है, सरफेस है वो भी नीचे धँसती जाएगी। और अगर हमारी जो सरफेस है वो अगर नीचे जाती जा रही है तो उसका मतलब क्या है? ओशन तो उधर का उधर ही है ना, तो उसका मतलब डायरेक्टली यही है कि ये ओशन का पानी अभी ज़मीन के अंदर और ज़्यादा अंदर आता जाएगा। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? येस, डेफिनिटली हुआ है। उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया का जकार्ता है वो उसकी कैपिटल था, पर धीरे-धीरे ये इतना सबसाइड करता जा रहा है कि जो ओशन का पानी है ना वो इसके अंदर घुसता ही जा रहा है, घुसता ही जा रहा है। इतना घुस गया है कि जकार्ता को अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करनी पड़ी, सॉरी जकार्ता नहीं, इंडोनेशिया को अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करनी पड़ी फ्रॉम जकार्ता टू नूर सुल्तान। नूर सुल्तान नहीं, नुसंतारा ऐसा कुछ है, नुसंतारा। तो एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है मेक्सिको का, कि मेक्सिको भी की कोई बड़ी सिटी है, वो भी सबसाइड करती जा रही है और जिसकी वजह से पानी जो है वो घुसता चला आ रहा है ओशन का और उसको भी अपनी जगहें ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है, माइग्रेट करना पड़ रहा है लोगों को। तो भई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अगर हम बहुत हद तक करते जाते हैं, तो ये सब रिपरकशंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? और यही यहाँ पे कहा गया है और दूसरा भी क्या कहा है कि भई मोस्ट ऑफ ओशन सी लेवल राइज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में हमें कंपैरेटिवली ऐसा कम देखने को मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऐसा टेंड टू बी अपीयर ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर हम इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि जो समंदर के नीचे की भी सतह है ना, वो भी हल्की-हल्की नीचे जा रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, बट कायदे से ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है? इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इट इट अपीयर्स टू बी, नॉट एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग इन नॉट रियलिटी। ओके, आगे देख लेते हैं, अर्थ ऑफ मोशन में क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखो, अगर अर्थ की टिल्ट बदल रही है, ठीक है? उसकी एक्सिस बदल रही है, ये 23 पॉइंट जितना मुड़ा हुआ है, ये अगर 31.5 हो जाता है, तो उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों पे ऊपर फ़र्क पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो अर्थ का इंक्लिनेशन है वही तो डिटरमाइन करता है अर्थ की रोटेशन कैसी रहेगी और किस एरियाज में डे और नाइट रहेंगे और क्यों रहेंगे। व्हाइल जो सीजन्स होती है वो किसकी वजह से बदलती है, रिवोल्यूशन की वजह से बदलती है। साथ ही साथ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब इसी के बेस पे जुड़ा हुआ है। तो इसको भाई ग्राउंड वाटर को हमें थोड़ा संभाल के देखना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि हम आज तो भाई ठंडी कम लग रही है हमें, पर अभी इतना ऊपर चले जाए 31 अगर ये हो गया ना, तो इंडिया कुछ इधर पहुंच जाएगा। तो हमारे यहाँ की भी जो ठंडी है ना, ऐसा समझ लीजिए कि हम भी फिर 5 और 0 के माइनस में चले जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी ये सब नॉर्मल है कि एकदम सेंटर से आप अगर लेते हो तो जो एंगल बनाता है ये 31.5 वो 66 का एंगल बनाता है।
और आप अगर वर्टिकल एक्सिस लेते हो तो 23 का बना था, इसलिए तो हमें पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसको अपने नोट्स में डाल लेना, ठीक है। और इवन जो ऊपर वाला डेटा है ना, आप ये समझ गए हो तो काफ़ी है, नोट्स में डालने का ज़रूरत नहीं है। जो लैंड सब्सिडेंस वाला और ग्राउंड वाटर का तो काफ़ी है। अगर नहीं समझे हो ना तो डाल देना। और हाँ, आप ये डाल सकते हो, ये जकार्ता वाला, मेक्सिको वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो अपने नोट्स में डाल सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और क्या ये ऊपर वाला डालने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इतना याद रखिए कि कोई हैग कन्वेंशन, हैग अवार्ड्स ऐसा कुछ है, ठीक है? और इंडिया ऑलरेडी इसका सिग्नेटरी है। अभी बाल विवाह के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो भाई कैंपेन क्या है, तो 7 स्टेट्स में काम करेगा, जिसके ऊपर एकदम हाई बर्डन है बाल विवाह का, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत हो रहे हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली 300 हमारी हाई बर्डन वाली डिस्ट्रिक्ट्स होगी। कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज साथ साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारा एम क्या है कि चाइल्ड मैरिजेस को हम 5% तक कम कर देंगे बाई 2029। इसके अंदर हमने चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल बना है, जिसके थ्रू अगर कहीं पे भी अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है ना, तो उस इंसिडेंट्स को आप रिपोर्ट करवा सकते हो, उसकी कंप्लेन कर सकते हो तुरंत ही। साथ ही साथ आपको उसका डेटा भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी थ्रू चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नेशन वाइड। मतलब ये पूरी नेशन में जो भी हो रहा है उसका आपको डेटा भी मिल सकता है, और ये कहाँ-कहाँ पे है वो भी सब आपको मिल सकता है, ठीक है? मतलब समझ लीजिए कि अगर आपके बाजू वाले घर में चाइल्ड मैरिज हो रही है ना, तो आप इस पोर्टल का यूज़ करते हुए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, इंडिया में इसका स्टेटस देख लेते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने क्या बताया था कि 2005 से लेकर 6 तक 47% जितने चाइल्ड मैरेजेस हो रहे थे, जो कि रेट घर घटकर 27% जितना हो गया है। अब ये 27% भी बहुत हाई है। ये हालाँकि ये पुराना डेटा है, 15-16 का डेटा है, बट फिर भी इट इज़ वेरी हाई। फिर भी हमें हाउस होल्ड की वेल्थ के अकॉर्डिंग भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो लोवेस्ट क्विंटाल के लोग हैं, मतलब कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग हैं, वहाँ पे 40% ऑफ फीमेल जितनी है की मैरिज बिफोर 18 हो जाता है। और जो हाईएस्ट क्विंटाल वाले, जो कि हायर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, उनमें 8% की शादी बिफोर 18 हो जाती है। उसका मतलब क्या है, अगर परिवार पुअर है तो चांसेस है कि उधर चाइल्ड मैरिज ज़्यादा हो जाएगी। प्रेवलेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। और इतना काफ़ी नहीं है। हमने ना थोड़े दिनों पहले भी किया था, उसको हम देख लेते हैं। ये रहा, देख लीजिए। चाइल्ड मैरेज का जो डेटा है यही। तो भाई यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन की शादी बिफोर 18 हो रही है, बिफोर 18 गर्ल्स एज की बात हो रही है। और एनएचएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 16% ऑफ गर्ल की शादी ड्यूरिंग 15 टू 19 एज के दौरान हो जा रही है। ये दोनों इंडिया की बात चल रही है, ठीक है? इंडिया की बात है। और इसके मेनली रीजंस क्या-क्या है, तो भाई पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, कल्चरल नॉर्म्स और चाइल्ड ब्रथल्स। और ये किसने आइडेंटिफाई किए थे? ये सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए थे रिसेंटली, उनका जो जजमेंट आया था उसके दौरान। ओके, इंडिया ने भाई इनिशिएटिव क्या-क्या लिए हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट 2006, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फिर हमने कोलैब किया है यूनिसेफ और यूएनएफपीए के साथ। फिर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेके आए हैं, चाइल्ड मैरेज फ्री इनिशिएटिव और चाइल्ड मैरेज फ्री इनिशिएटिव विलेजेस, एकलव्य स्कूल्स, गर्ल्स के लिए हमने स्कॉलरशिप्स को इशू किया है। और वही चाइल्ड मैरेज का हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखें, हिस्टोरिक फिगर्स देखें, तो क्या है भई, देख ही लेते हैं, डाला हुआ है मैंने इसीलिए। चाइल्ड मैरेज सबसे पहले हम देखते हैं, तो ब्रिटिशर्स के दौरान सबसे पहला एक्ट आया था चाइल्ड मैरेज एक्ट, सिविल मैरेज एक्ट 1872। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिश्चियन के लिए लिमिटेड था, जो कि चाइल्ड मैरेज को प्रोहिबिट करता था। हिंदू या फिर मुस्लिम के लिए ये अवेलेबल नहीं था। फिर 1891 में आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि फॉरबिड करता है मैरिज बिफोर गर्ल अटेन 12 इयर्स, मतलब 12 साल से कम गर्ल की आप शादी नहीं करवा सकते हो। और ये किसके एफर्ट के थ्रू हुआ था? तो ये बीएम मालाबारी के एफर्ट के थ्रू हुआ था। और इस केस को रखमाबाई केस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रखमाबाई बहुत छोटे थे तब उनकी शादी हो गई थी, और फिर उन्होंने अपोज किया। उसकी कहानी है, फिर एलिजाबेथ ने भी उन मैरिज को एट लास्ट कैंसल करते हैं, और तब जाके ये एक्ट बनता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। फिर आता है हमारा शारदा एक्ट 1930 के दौरान, जो कि किसके एफर्ट्स के थ्रू आया था? तो ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन के एफर्ट्स के थ्रू आया था। जो कि एज क्या डिसाइड करता है? तो बॉयज़ की 18 और गर्ल्स की 14। और इसको शारदा एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जज जो थे, उनका नाम था शारदा। फिर एट लास्ट हमारा चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 आया, जिसमें हमने गर्ल्स की एज को 18 कर दिया और बॉयज़ की एज को 21 कर दिया। पर देखो, वहाँ यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, राइट? इसीलिए
जया जेटली जी की कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो रेकमेंड करती है जो गर्ल्स की एज है उसे भी 21 किया जाए। ओके, डन है। आपको अभी देखो याद क्या रखना है, ये जया जेटली जी का नाम हमेशा आपको याद रखना है जिन्होंने बोला है कि 21 किया जाए। और हालांकि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि हम रिसेंटली अमेंडमेंट करके 21 करने वाले हैं, बट कब होता है वो देखना रहेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये ना आप सेव कर लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। और यहाँ पे ना मैंने सारों के वो भी डाला है कि उस वक्त पे हमारा वाइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी देख लेना। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। चाइल्ड मैरिज हो गया, हाँ। हाँ, ये इतना सा रह गया था, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हमने नीचे देख लिया। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड वो भी देख लिया, और नेशनल पीसीआर वो भी हमने देख लिया। ठीक है। चाइल्ड मैरिज के भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, जो भी चाइल्ड उसकी शादी हो रही है उनका। फिर डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ सकता है क्योंकि वो एजुकेशन और स्किल एक्वायर नहीं कर पाएगा फर्दर। हेल्थ इंपैक्ट पड़ सकते हैं क्योंकि अर्ली और रिपीटेड प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, और डैमेज भी हो सकता है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ गर्ल्स। ह्यूमन राइट वायलेशंस भी है क्योंकि चाइल्ड की जिंदगी होती है वो एंजॉय करने की होती है। उस वक्त आप उसकी शादी करवा के उनके ऊपर बर्डन डाल दे सकते हो, तो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। फिर हमारी न्यूज़ है, इजराइल हेजबुल्लाह इन लेबनान एंटर्ड इनटू सीज फायर एग्रीमेंट। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई दोनों अभी लड़ाई बंद करेंगे और एक दूसरे शांति से रहेंगे, दैट्स इट। ये जो एग्रीमेंट है वो किन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करता है? तो रिजोल्यूशन आया था हमारा 1701 इन यूएनईसी इन 2006। ये अभी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, उनके जो प्रोविजंस है उनको, कि सीज फायर करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। अभी भाई इजराइल ने क्या बोला है कि हमारी जो आईडीएफ है, इंडिया इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, वो ब्लू लाइन से पीछे हट जाएगी विद इन 60 डेज। और जो हिजबुल्लाह बोले हैं कि हमारे जो भी फाइटर्स हैं वो लितानी रिवर से पीछे हट जाएंगे। दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारा मेडिटेरियन ओशन है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा इसराइल, और यहाँ पे है ऊपर वाला एरिया में हमारा ये वाला हिस्से में है लेबनन। ये जो मेडिटेरियन का ये पूरा ईस्टर्न वाला एरिया है ना, इस ईस्टर्न वाले एरिया को ही हम लेवेंट बोलते हैं। ये 2022 में पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था बट पूछा गया था। और वही अभी इसी एरिया को हम अगर जूम करते हैं तो हमें ये मिलता है देखने को, ठीक है, इजराइल और लेबनान की बॉर्डर। और ये जो दोनों की बॉर्डर है ना, इसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है ये ब्लू लाइन है। ब्लू किस लिए? क्योंकि कायदे से ये कोई बॉर्डर है ही नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े बैरल्स होते हैं ना ब्लू वाले, जिसमें पानी वानी स्टोर किया जाता है, उस बैरल के थ्रू बनाई गई लाइन है ये यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी जल्दबाजी में कि दोनों के बीच में शांति हो जाए, इसीलिए इसको ब्लू लाइन बोलते हैं, क्योंकि बैरल से बनी हुई है ब्लू कलर के। तो इसराइल ने बोला है कि हम विद इन 60 डेज इधर से अपनी भाई आईडीएफ की जो फोर्सेस है उसको पीछे ले लेंगे। और लेबनान ने बोला कि ठीक है, हम ये जो लितानी रिवर है इससे पीछे ले लेंगे। तो वही आप बोलोगे ये जो एरिया है वो कौन टेक ओवर करेगा? ये यूनिफिल का जोन है, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान। ये एरिया जो है वो ग्रे एरिया रहेगा या फिर शेडो एरिया रहेगा, कि यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं करना है। ये एरिया दोनों इसके अंदर नहीं आएंगे और दोनों अपने अपने एरियाज में रहेंगे मजे से, ठीक है। और इसराइल की अगर बात हुई है तो इसराइल की हम लोकेशन की इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। कहाँ पे देखें यार, इधर देख लेते हैं कि भाई ये रहा अपना इसराइल का मैप, ठीक है। इसराइल यहाँ पे उसका पड़ता है ब्लू लाइन लेबनान के साथ। यहाँ पे सीरिया का जो उसने जगह ले लिया है उसको बोलते हैं गोलन हाइट्स। फिर यहाँ पे उनकी पड़ती है सी ऑफ गलीली, सिर्फ मैं गलीली लिख रहा हूँ, ठीक है, गलीली। फिर इसके नीचे यहाँ पे पड़ता है हमारा डेड सी, डेड सी। फिर यहाँ पे आप एकदम कोने पे आ जाओगे तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग आती है रेड सी के साथ बाई गल्फ ऑफ अकाबा। इस तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे उसका है गाजा स्ट्रिप। और यहाँ पे आप लेफ्ट में एकदम जाते हो तो ये है अपना मेडिटेरियन ओशन, ठीक है। और हाँ भाई, यहाँ के बीचों बीच से ना, यहाँ से निकलती हुई एक कैनाल भी पास होती है जिसका नाम है बेन गुरियन कैनाल। वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इतना काफी था, ठीक है, और कुछ बताने का जरूरत नहीं है मुझे। ये जो रिजोल्यूशन है उसको देख लीजिए, 1701 था, तो यूएनएससी में साइन हुआ था 2006 में, और ये इजराइल हिजबुल्लाह वॉर को खत्म किया था। और अभी भी इसकी को हमने इम्प्लीमेंट करके दोनों को आपस में वॉर खत्म करवा रहे हैं। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है वो किसके बैकिंग के थ्रू साइन हुआ है? तो यूएस की बैकिंग के थ्रू साइन हुआ है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज को हम कवर करते हैं। ये देखो, बाकी ये जो दो है ना उसमें कुछ खास है नहीं, तो हम थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले लेफ्ट में देख लीजिए, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज।
तो भाई सेंटर ने बोला है कि इस टोमेटो ग्रैंड चैलेंज को जो भी जीतता है उसको हम फ्री में फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्या है चैलेंज? तो देखो, ये टोमेटो की जो सप्लाई चेन है उसको जो स्टेबलाइज कर देगा, उसके लिए जो भी दिक्कत आ रही है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, उसको विनर घोषित करेंगे। दैट्स इट। ये किसने लॉन्च किया? तो 2023 में लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने अंडर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद रखना है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है और पढ़ाई वाले ही इनोवेशन दे सकते हैं, ठीक है? कोई भी नया इनोवेशन लेके आ सकते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। इसीलिए कंज्यूमर अफेयर्स ने और एजुकेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब देखो, टोमेटो है ना, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं, टॉप के अंदर आते हैं। टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। यही 3 चीज़ें हैं जिसके प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। आपने बहुत सारे मीम्स में भी देखते हो और लगातार देख रहे होगे। साल में 1-2 बार तो ऐसा आ ही जाएगा जब ऑनियन के, टोमेटो के या फिर पोटैटो के प्राइस एकदम आसमान पे होंगे या फिर एकदम ही नीचे होंगे। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी टॉप स्कीम लेके आए कि टॉप के अंदर हम इसको, जो प्राइसेस हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं। टॉप इज रिफर्स टू आर लार्ज कल्टीवेटेड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम वेजिटेबल्स इन इंडिया। जो भी हमारा खर्चा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो भी खर्चा होता है उसमें 1/3 जितना, मतलब वेजिटेबल के ऊपर खर्चा होता है उसमें 1/3 जितना सिर्फ ये टॉप वाले ले जाते हैं। ओके, ये टॉप की प्राइसेस भाई चेंज क्यों रहती है? टोमेटो, अनियन, पोटैटो की क्यों चेंज? एक तो सीजनल वेरिएशंस है कि कभी-कभी माल की ही शॉर्टेज हो जाती है, तो डेफिनिटली डिमांड और सप्लाई का रूल काम करेगा और प्राइसेस वेरी करेंगे। फिर नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि कोई वेदर शॉक आ गए, पेस्ट अटैक हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कम बारिश हो गई। फिर स्टोरेज एक्सेसिबिलिटी है कि भई प्रोडक्शन तो काफ़ी हो गया है बट उसको स्टोर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पड़ा-पड़ा ऐसे ही सामान सब बिगड़ गया और शॉर्टफॉल हो गई या फिर ज़्यादा स्टॉक आ गया, ये भी हो सकता है। तो स्टोरेज नहीं है, इसलिए दिक्कत आ सकती है। कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे कि भई वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बाकी हमें स्टोरेज इतना अच्छा मिलता नहीं है। फिर अनऑर्गनाइज़्ड मार्केट है कि कोई नेटवर्क तो कायदे से बना हुआ है ही नहीं कि आप सीमलेसली ट्रांसफ़र कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए भी दिक्कत होती है। और देखो, होना किसके जैसा चाहिए? जो मिल्क कोऑपरेटिव के जैसा होना चाहिए। आप देख लीजिए अमूल, अमूल में भी क्या है, इंडिविजुअल फार्मर खुद अपना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, फिर सब जाके अमूल को दे देते हैं और अमूल घर-घर तक पहुँचा देता है, दुकान-दुकान तक पहुँचा देता है। अगर वैसे भी वैसा ही सेम सिस्टम हम टॉप के अंदर लेके आ जाए तो सोचिए क्या कमाल हो जाएगा। फिर इश्यूज़ है इन इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन ग्रीन्स, कि देखो दिक्कत क्या है कि एक आलू एक जैसा थोड़ी ना है, कोई जब उगा रहा है वो अलग किस्म का उगता है, कोई उगा रहा है वो अलग किस्म का उगता है। तो हमें और कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है कि मार्केट को हम रेगुलेट कैसे करें, ठीक है? अभी इनिशिएटिव क्या-क्या है जो हम प्राइस स्टेबलाइज़ करने के लिए लिए हैं, तो एक तो हम ऑपरेशन ग्रीन्स लेके आ गए हैं, जो कि हम ऊपर बात किए थे कि भई ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उसी को। इसके अंदर ना हम टॉप्स को अभी टॉप्स टू टोटल बना दिया। टॉप्स टू टोटल में मतलब क्या है कि भई ये टॉप तो है ही है, साथ में आप इसके अंदर फ्रूट्स भी डाल दीजिए और अदर वेजिटेबल्स भी डाल दीजिए कि हम सबको एक साथ सब स्टेबलाइज़ करेंगे। फिर ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हमने बनाई है, रूरल हट्स बनाई है, जो कि पर्टिकुलरली जो फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस किया है उसको उधर ही सेल करने की बात करता है। फिर हमने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बनाया है, जो कि हॉर्टिकल्चर को डेवलप करता है और उसको स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी उसके अंदर बनाता है। फिर अदर इनिशिएटिव के अंदर हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान रेल सर्विस, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है? तो देखो, ये हल्का-फुल्का आपको याद रखना है, अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसके इनिशिएटिव्स काम आएँगे, ठीक है? बाकी जो अंदर का होता है ना, वो तो आप ऐसे ही लिख ही लेने वाले हो, मान लीजिए। आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, अंदर का तो आप लिख ही लोगे क्योंकि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स जा सकते हैं इसके अंदर। फिर भई हमारी लास्ट बड़ी न्यूज़ है, पीएम ई ड्राइव स्कीम की सेकंड फेज़ में और यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ओके, सबसे पहले तो जो ई ड्राइव स्कीम है वो किसके अंदर आती है? नीचे देख लीजिए। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर ई बसेस और फोर व्हीलर सबको प्रोवाइड करती है सब्सिडीज़, अगर आप ईवी खरीदते हो तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो। और साथ ही साथ ये प्रमोट करती है इंस्टॉलेशन ऑफ फास्ट चार्जर्स, ई बसेस और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, ठीक है? अब ये सेकंड फेज़ है, उसमें हमने क्या बोला है कि भई पहले हम ना पर किलोवाट आवर के ₹5000 की सब्सिडी दे रहे थे और मैक्सिमम पर व्हीकल की 50,000 कैप लगाई थी। अभी इसको हमने घटाकर 2500 कर दिया है और अभी हम 25,000 पर व्हीकल को देंगे और वही मैक्सिमम कितने कोई भी परसेंटेज का या फिर कितने रुपए का इंसेंटिव ले सकता है, तो मैक्सिमम 5 लाख तक का ले सकता है, ठीक है?
ओके, इसके कंपोनेंट कौन-कौन से रहते हैं? तो भी 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो भाई सब्सिडी प्रोवाइड हो सकती है आपको, फिर ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जैसे कि कोई चार्जिंग स्टेशन बना देना, बस बना देना, तो आपको फ्री में ग्रांट मिल सकती है कि ये लो भाई ₹10,000 रखो और जो भी हम आपको काम चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम इंक्लूडिंग आईसीई, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, फ्री फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज़। दैट्स इट, सब नॉर्मल बातें हैं, राइट? अभी हमारी देखो सारी सारी की सारी बड़ी न्यूज़ हो गई है। अभी हम अपने आंसर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्चुअली नीडेड है। और हाँ, देखो ये मैंने चाइल्ड मैरेज का आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, राइट? आपको इन फ्यूचर कुछ लगता है ना कि हाँ भाई ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो नीचे पेज खाली पड़ा है उसमें ऐड कर लीजिए। ये राइट वाला पेज खाली है वहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब ये ऐड कैसे करते हैं? तो पीडीएफ को एडिट कीजिए, फिर जो टाइप करना है टाइप कीजिए, और कोई टैबलेट-वैबलेट कंप्यूटर है तो आप ऐसे भी लिख भी सकते हैं, ठीक है? चलिए अभी ये हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वेरियस कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड। तो देखो डायरेक्टली पूछा है कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब करना है। एक पॉइंट हो गया हमारा कॉज वाला, एक हो गया इफेक्ट वाला, और फिर क्या बोला है कि मेंशन करो कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि कौन सी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ये ऑलरेडी नेशन ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसी को बोला है कि यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो भाई 3 चीज़ तो इन्होंने बतानी खुद बोली हुई है, और 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? तीनों को इक्वली हम जस्टिस प्रोवाइड करें और डिस्कस करें। और एक्स्ट्रा में हमारा क्या आएगा? एक आएगा इंट्रो और एक आएगा कंक्लूजन। अभी देखो ऐसे आंसर ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं है आप कंक्लूजन लिखो ही लिखो, क्योंकि आखिर में आपको बोला ही क्या गया है, जो स्ट्रैटेजी बता दीजिए। मतलब पॉजिटिव साइड ही पूछी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि भई रिकमेंडेशन बता दीजिए क्या होनी चाहिए, तो वो भी पॉजिटिव साइड ही पूछी गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो। बट हाँ, अगर आपको आता है और टाइम है तो लिख दीजिए, ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, कटने नहीं वाले हैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो जो क्वेश्चन था वैसे ही हमने लैंडस्लाइड का था, तो लैंडस्लाइड डिस्कस कर लिया कि उसकी डेफिनिशन क्या होती है। और डेफिनिशन तो देखो हर जगह पे अवेलेबल है। बट मेरा क्या कहना है कि आप आखिर में लिख दो कि एनडीएमए के एज़ पर अकॉर्डिंग ये डेफिनिशन है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे आपको यही डेफिनेशन मिल जाएगी, और मैं तो बोलता हूँ जो भी डिज़ास्टर आता है या फिर जितनी भी डेफिनेशन आप अपनी न्यूज़ में देखते हो, वो लोकेट करो कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन कौन-सी है और उसी को यूज़ कीजिए। जो-जो मैंने लिखी है गवर्नेंस की डेफिनेशन है एज़ पर एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी आप खुद बताइए, नॉर्मली आपने इतना लिख के खत्म कर दिया, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और या फिर जिसने पीछे एनडीएमए लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? डेफिनिटली एनडीएमए को मेंशन करने वाले को। फिर कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड कौन-कौन से होते हैं? तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंटेंस रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट। देखो, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल में लिखा चमोली, बट चमोली से बेटर एग्ज़ाम्पल हो सकता था वायनाड की लैंडस्लाइड, जो कि मोस्ट रिसेंट आई थी। ठीक है? केरला के अंदर वायनाड है, अभी-अभी थोड़े टाइम पहले जो लैंडस्लाइड आई थी, हमने डिस्कस भी किया था, वो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जा सकता था, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट और अच्छा रहता। फिर भाई टेक्टोनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से लैंडस्लाइड जो कि सिक्किम के अंदर आ गई थी 2011 में। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये एग्ज़ाम्पल लिखते हो तो आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो आपको ना बताते हैं नॉलेज, कि बंदे को भाई कारण तो पता ही है, साथ ही साथ जो हुआ था वो भी याद है और वो भी उसने मेंशन किया हुआ है। क्योंकि देखो ये मैं 1 लाइन में पॉइंट लिख दूँ या फिर 3-4 लाइन पॉइंट की लिखूँ और एक एग्ज़ाम्पल ना लिखूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। आप भले ही 1 लाइन या 2 लाइन लिखो, बट एग्ज़ाम्पल दे दोगे आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फिर जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, जैसे कि अगेन 2024 में जो लैंडस्लाइड आई सिक्किम की। अ, अभी देखो ये सब के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप अपनी न्यूज़ देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली रोज़ पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब पता ही होगा। फिर भी एंथ्रोपोलॉजिक कॉजेज़ की वजह से भी आती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। इफ़ेक्ट क्या-क्या पड़ सकते हैं? अभी देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, हो सके तो उधर मैप अपना बना दीजिए। मैप बना दोगे आपको ज़्यादा एज मिल जाएगी, और मैप बनाने में भी टाइम ही कितना लगता है? ये आपने एक लाइन दोहरी, ये दूसरी, और यहाँ से जो जोड़ दिया इंडिया को, ये आपका बन गया मैप, ठीक है ना? उधर आपको कोई प्रिसाइज़ मैप की ज़रूरत है नहीं। आप विदिन 3 सेकंड, 5 सेकंड बना सकते हो। आपको सिर्फ एक इनसाइट देनी है कि हाँ भाई, ये इंडिया है और इस एरिया में ऐसा हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ कि लैंडस्लाइड प्रोन प्रोन एरियाज़ कौन-कौन से हैं? हमने कल ही डिस्कस किया था, तो आना ही चाहिए। क्या भाई दिक्कत होती है कि इंक्रीज़ ये करता है सेकेंडरी हज़ार्ड्स को भी? एक बार लैंडस्लाइड होगी तो पॉसिबल है ना कि इस एरिया में दूसरे हज़ार्ड्स आ जाएँ, जैसे कि फ्लड आ सकता है, कि ऊपर के एरिया में समझ लीजिए कोई ग्लेशियर था और ये एरिया पे लैंडस्लाइड होगी, तो ये ग्लेशियर जो है वो नीचे आएगा और पूरे के पूरे पानी में फ्लड्स बसा देगा। फिर भाई कहीं पे लैंडस्लाइड होती है तो भाई माइग्रेशन भी होगा पीपल का, कि क्योंकि उनका घर कारोबार सब चला गया है तो माइग्रेट करना पड़ेगा। फिर ये लॉस ऑफ नेचर करेगा। देखो ये पॉइंट मैंने बकवास लिख दिया जल्दबाजी में। लिखा क्या है? लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड नेचर,
बकवास, ये था ही नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ़ इतना लिख देता लॉस ऑफ नेचर, लॉस ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, हैबिटेट एंड फ्लोरल फ़ौना तो वो काफ़ी था, ठीक है? वो का ज़रूरत नहीं था। इधर मेरे मार्क्स मिलेंगे तो नहीं पर ऊपर से बकवास पॉइंट हो जाएगा, अच्छा पॉइंट। फिर चौथा है इंक्रीज़ सिल्ट इन रिवर, रिड्यूस डैम कैपेसिटी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, ओके। अभी मैंने कंपोनेंट बताए हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ज़रा ज़ोनेशन कीजिए लैंडस्लाइड एरियाज़ की, फिर डेवलप कीजिए आप अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कोलैबोरेट अप्रोच कीजिए, ये हमने कल ही देखा था एनआईसी, जीआईएस के साथ और एनडीएमए, आईएमडी के साथ, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस कीजिए। अभी देखो यहाँ पे मैं कंक्लूजन नहीं लिखता ना तो डेफिनिटली चलता। मैंने लिख क्यों दिया? क्योंकि टाइम मेरे पास था तो लिख दीजिए, और वैसे भी लिखा क्या है एकदम ही बकवास कि भाई नेशनल लैंडस्लाइड स्ट्रेटेजी वे है वो हमें प्रोवाइड करती है प्रिवेंटिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच टू टैकल लैंडस्लाइड्स, ओके। क्योंकि ऑलरेडी आपने स्ट्रेटेजी या फिर रिकमेंडेशन दे दी है तो ज़रूरत नहीं है कि आप कंक्लूजन लिखो। फिर भी लिखना है तो ऐसे ही कोई बेसिक कंक्लूजन लिख दीजिए, चल जाएगा। जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है ना कंक्लूजन की, वहाँ पे ऐसा फालतू का कंक्लूजन मत लिखना, क्योंकि ऐसा लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलना। यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है तो ऐसा चल जाता है कि हाँ भाई इट्स ओके। इट्स गुड टू हैव समथिंग रेदर देन नथिंग, इसलिए ये ठीक है। ओके, चलिए हमारा पूरा आंसर डिस्कस हो गया। आपको कुछ समझ ना आया हो ना तो मुझे बताना। मेनली मुझे समझाना क्या था कि ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप मैप बनाइए, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर पॉइंट को ज़्यादा न खींचते हुए आप बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, तो भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा, कोई भी आप डेफिनिशन लिखते हो और आपके पास अगर गवर्नमेंट का डेटा है, तो आप उसको कोट कीजिए या फिर गवर्नमेंट की बॉडी को कोट कीजिए, दैट्स इट। और हाँ, अपने आंसर में गिच-पिच गड़बड़ मत कीजिए। आप देखिए मेरा कोई भी आंसर हो, आप उसमें बहुत कम देखोगे कि मैंने कोई गलती की और फिर ऐसे मिटा-मिटा के मैंने ठीक किया है। वो मत कीजिए, उससे मार्क्स कटते हैं। ऊपर से इंप्रेशन भी खराब जाती है। अब देख लीजिए कोई भी पेज पे आपको बहुत कम दिखेगा। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। खास कुछ है भी नहीं अभी बताने के लिए। सबसे पहली हमारी शॉर्ट न्यूज़ है गुरु तेग बहादुर। रिसेंटली भाई मार्टियरडॉम डे सेलिब्रेट हुआ तेग बहादुर जी का ऑन 24 नवंबर, इसलिए न्यूज में थे। इनका बॉर्न हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। ये 9th सिख गुरु थे और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इन्होंने भाई फाउंड किया था चाक नानकी इन पंजाब, जो कि आगे जाके आनंदपुर साहिब बनता है। मतलब कि आपको पूछा जाए कि आनंदपुर साहिब को कौन इस्टेब्लिश किया था, तो गुरु तेग बहादुर जी इस्टेब्लिश किए थे। फिर इनको रेयर ऑनर मिला था हिंद दी चादर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इनके कंट्रीब्यूशंस को देखते तो भाई इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड फैलाया था, रिलीजियस फ्रीडम, सुपरस्टिशन से उनको अगेंस्ट थे ये, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी सबका ये सामना करते थे और उनको बुरा मानते थे। दूसरा, इनके अंदर इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जैसी पिलर्स थे, जो कि हमें इनसे जीवन से सीखने को मिलता है। फिर दूसरी वैल्यूज देखें तो वैल्यूर, स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन। मेन आपको भाई याद क्या रखना है प्रीलिम्स के बेस, तो श्री आनंदपुर साहिब की भाई इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट रखी थी, फाउंडेशन रखा था, और हिंद दी चादर ये फेमस थे इनके ऑनर से। ओके, आगे देखते हैं। फिर है ई दाखिल पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। देखो मेन दाखिल से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कोई भी कस्टमर का ग्रीवियंस है और या फिर कंप्लेन है तो उधर आप इसको दाखिल कर सकते हो, मतलब कि रजिस्टर्ड करवा सकते हो। दाखिल का मतलब ही रजिस्टर्ड होता है। ये टूल है, ये क्या प्रमोट करता है, तो कंज्यूमर राइट्स को डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस की बात करता है। ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के द्वारा लॉन्च हुआ है इन 2020, और ये कॉसी जुडिशियल कमीशन है, एस्टैब्लिश्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, न्यूज में क्यों था, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने बोला था कि भाई इसको नेशन वाइड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर है सोलर प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक, तो जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है जैसे कि फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स, इन सब के साथ हमने मिलकर बोला है कि हम आपको 2 मिलियन रुपए देंगे और जिसके बदले आप अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है सोलर के रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं, ऐश कीजिए। इट इज़ इन लाइन विथ विल्मिंगटन डिक्लेरेशन ऑफ कॉड। अभी देखो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन क्या है, तो कुछ नहीं है, फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक की बात करता है, ठीक है? इंडो पैसिफिक फ्री एंड सिक्योर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स आप इंस्टॉल कीजिए, उसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो फ्री एंड सिक्योर की ही बात है ना इंडो पैसिफिक की, यस। तो इसीलिए ये इन लाइन है विथ विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। किसका है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, तो कॉड के मेंबर है। कॉड के मेंबर कौन-कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का देखें तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था 2015 में, COP21 इन पेरिस। चलिए आगे देखते हैं। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो भाई एनएसजी जो है उनकी रिसेंटली हमने
इस्टेब्लिश की है परमानेंट सीट या फिर परमानेंट हब इन जम्मू सिटी। क्यों इस्टेब्लिश किया? ताकि कोई भी ये टेररिस्ट अटैक आता है उनके सामना हम कर पाए, दैट्स इट। एनएसजी को देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। ये भाई यूके की जो है एसएएस सिक्योरिटी फोर्स है, और जो जर्मनी की जीएसजी 9 है उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है, सेम उसके जैसा बनाया है। फिर ये किसके लिए यूज हम करते हैं? यूज्ड इन ओनली एक्सेप्शनल केसेस लाइक प्रिवेंट मेजर टेररिस्ट अटैक। ये वर्ल्ड क्लास, हमारी क्लास वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स है कि ये गलती नहीं करेगी। और ये किसके अगेंस्ट काम आएगी? टेररिस्ट के अगेंस्ट काम आएगी। और इसको किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। अभी देखो आप इसमें और क्या यूज कर सकते हो। जैसे ये जम्मू में इन्होंने हब बनाया, ठीक है, एनएसजी का। वैसे आप अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है जहाँ पे बहुत इंसर्जेंसीज हो रही है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले खालिस्तान की डिमांड उठ रही थी, या फिर जो मणिपुर के अंदर चल रही है वायलेंस, तो आप उधर बोल सकते हो भी हमने अस्फा तो उधर लगाया हुआ है, बट अगर पॉसिबल हो तो हमें वहां पे एनएसजी हब भी बना देना चाहिए टू काउंटर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी इन दैट रीजन। ये ना अगर ऐसे आप पॉइंट लिखते हो ना, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको जो नॉलेज है ना वो वास्ट नॉलेज है, और आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो कि हाँ भाई अगर जम्मू में हमने ये इसको यूज किया है उसका मतलब क्या है कि दूसरी जगह पे ये यूज हो सकता है। तो इस पॉइंट को लिखो और अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉडन करो कि हाँ भाई ऐसा मैं कर सकता हूँ। फिर है सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन। अभी देखो नाम में ही पता चल रहा है, सबल, बल मीन्स पावर, और स मतलब जिसके पास पावर है। कितना पावर है? तो 20 जितना, मतलब कि 20 केजी जितना ये वेट उठा सकता है। ये है क्या सबल 20? तो ये इलेक्ट्रिक यूएवी है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। जो अभी ये काम कर के किस में आएगा? हमें ये 20 किलो तक का वजन उठा सकता है। तो किसी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन हमें करना होगा, ठीक है, या फिर किसी जगह पे हमें कुछ सामान पहुंचाना होगा, तो उस हर जगह पे ये काम आ सकता है। इसका मेन फोकस ही क्या है? तो इंडियन आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना व्हेन इट कम्स टू नीड, इसके थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है नैनोजाइम। देखो नैनोजाइम, ये नैनोजाइम वर्ड किसके थ्रू बना है? तो नैनो प्लस एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है ना, डाइजेस्ट समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए, मतलब कुछ भी इन शॉर्ट फंक्शन हो रहा है, वो सब फंक्शन करते कौन है? तो ये एंजाइम करते हैं। अभी इसी एंजाइम को हम लैब के अंदर बनाए, एकदम छोटे बनाए, नैनो स्केल पे बनाए, तो हम क्या बोलेंगे? उसको नैनोजाइम बोलेंगे। रिसेंटली नैनोजाइम किसने बनाया? तो सीएसआर ने बनाया हुआ है विथ सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये क्या काम करेगा? तो ये हमारा प्रॉपर जितना भी हमारा काम होगा ये सब बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे कि इसकी भाई स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, ये इजीली मास प्रोडक्शन कर सकता है, कंट्रोलेबिलिटी और रिकवरी रेट्स भी इसका अच्छा है। एप्लीकेशन क्या-क्या आ सकता है? तो हमें बायोमेडिकल में काम आ सकता है, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में हमें काम आ सकता है, जैसे कि वाटर और एयर प्यूरिफायर्स। ओके, इन शॉर्ट जो एंजाइम जो भी काम करता है ना उसको इलेक्ट्रिकली नैनोजाइम कर रहे हैं बना के, दैट्स इट। फिर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अभी ये किसकी रेडीनेस की हम बात कर रहे हैं? तो भाई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की रेडीनेस किसी भी कंट्री की कितनी अच्छी है टू लेवरेज आईएनटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल गवर्नेंस, वो सब में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कितना रेडी हो, आपका जो नेटवर्क है वो कितना अच्छा है, वही दिखाता है हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, दैट्स इट। तो देखो यही पे आप बताया है कि मैप रिपोर्ट्स द नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस लैंडस्केप ऑफ 133 इकोनॉमीज in performance of 4 different pillar technology people governance and impact। ओके, न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली इंडिया की रैंक्स जो है वो 11 रैंक आगे बढ़ गई है, मतलब अच्छी हुई है, और हम 49 पोजीशन पे आ गए हैं इन 2024। चलिए ये भी शॉर्ट न्यूज अभी हो गई है, ऊपर की दो बाकी है सिर्फ। फिर है यूएन एड्स, यूएन एड्स वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट 2024। सबसे पहले तो यही गलत है, मतलब गलत तो नहीं है पर जल्दी है। वर्ल्ड एड्स डे आता है 1 दिसंबर को, और ये लोग 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। ओके, जाने दीजिए फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की। तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन पीपल अभी एचआईवी के अंदर जी रहे हैं, और 10 मिलियन जितने या फिर 9 मिलियन जितने ऐसे हैं जिनके पास लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की एक्सेस ही नहीं है। लास्ट ईयर 6,30,000 जितने पीपल एड्स के वजह से मर गए हैं, और 1.3 जितने पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड न्यूली अक्वायर्ड एचआईवी, जिनको एचआईवी हुआ है, ठीक है। यूएन एड्स की बात कर लें तो ये जॉइंट प्रोग्राम है
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑन HIV। और इसके अंदर कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो UNHCR, यूनिसेफ, WFP, UNDP, UNFP, ये बहुत सारी आती है, ठीक है? आप खुद देख सकते हैं, बहुत सारी है, ILO, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। इसका विजन क्या है? तो ज़ीरो न्यू HIV इन्फेक्शन, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन एंड ज़ीरो एड्स रिलेटेड डेथ्स। ओके, आपको काम किधर आएगा ये? तो कोई भी क्वेश्चन आता है हेल्थ के रिलेटेड या फिर HIV के रिलेटेड, उधर आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चल रहा है, ठीक है? और दूसरा इसका डेटा आपको काम आ सकता है कि हाँ भाई, इस साल पे ऊपर इतने नंबर्स के HIV के डेटा है हमारे पास। ओके, फिर हमारी लास्ट न्यूज़ है ओपेक प्लस। न्यूज़ में क्यों था? तो ब्रेंट क्रूड के और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के WTI के जो प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये इसलिए न्यूज़ में था। अब ये ओपेक प्लस में आता कौन है? तो सबसे पहले तो ओपेक देख लीजिए। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके अंदर मेनली 12 कंट्रीज आती है, जैसे कि ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, कोंगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, लिबिया, नाइजीरिया एंड UAE। ठीक है? अभी ये सब कंट्रीज तो थी ओपेक के अंदर। अब दूसरी भी कंट्री है कि यार हमें भी अपना पार्ट बना लो, हम भी ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने बस बना दिया ओपेक प्लस। अभी ओपेक प्लस के अंदर कौन-कौन आता है भाई? तो भाई रशिया है, अज़रबैजान, ब्रूनेई, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको, मलेशिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, सूडान, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं है, सिर्फ सूडान और साउथ सूडान। और इनका मेन फोकस क्या रहेगा? ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना। तो ये जो पूरा वर्ल्ड में पेट्रोलियम पड़ा होता है ना, उसके प्रोडक्शन को ये लोग कंट्रोल करते हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे कि एक काम करो भाई, प्रोडक्शन कम कर दो। अगर कम करोगे तो क्या होगा? सेम डिमांड सप्लाई का रूल, कि सप्लाई आपकी कम है तो डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइसेस भी उसकी बढ़ेगी। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कि चलो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ा देंगे प्रोडक्शन। ठीक है? तो पूरी की पूरी जो ऑयल मार्केट है, इनको ये ओपेक वाले रेगुलेट करते हैं। और साथ-साथ में प्राइसेज़ कौन-कौन सी होती है ऑयल की? तो एक तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस होती है और एक WTI की प्राइस होती है। अगर इन प्राइसेज़ में चेंज हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये दोनों जगह हैं जहाँ से हमें बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम्स के रिज़र्व मिलते हैं, और ये ग्रुप है बड़े-बड़े। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर। और ये जो नोट्स हैं उसको अपने में डाल लीजिए। और जो आंसर है, ये प्रीलिम्स बेस्ड आंसर है, तो भाई अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। मेंस के लिए तो आज कुछ था नहीं जो डायरेक्टली मैं लिंक कर पाऊँ। तो वही, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।